Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 8 फरवरी 2026 और है संडे और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो पिछले एक सप्ताह के अंदर में जितने भी न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब एक साथ कंपाइल करके इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। आपने करना क्या है, अच्छे से इस पूरे वीडियो को सुनना है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक किसी भी दिन का करंट अफेयर्स स्किप कर दिया है, आपने नहीं पढ़ा है किसी रीज़न की वजह से, या पिछले सप्ताह बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर सही तरीके से कवर नहीं हो पाया है, परेशान मत होइए। ये एक वीडियो आपके लिए बहुत कुछ कवर करेगा। पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर की, वो सब एक ही वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और वो क्वेश्चन यह है कि आपको मैप में जाकर देखना है मलेशिया को। अभी आपको पता है पीएम का विजिट हुआ मलेशिया में, तो इसको अच्छे से मैप में देखना है। तो उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। हमारा सबसे पहला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम का है, और ये जो टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस किया था भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर में अमेरिका ने इंडिया को टैरिफ में जो थोड़ी सी छूट दी है ना। जो पहले टैरिफ हमारे ऊपर 50% के हिसाब से यूएसए इम्पोज कर रहा था, उसको यूएसए ने कम करके 18% कर दिया था कि भाई इंडिया के ऊपर में 18% के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। यानी इंडिया जो भी सामान यूएसए को बेचता है उस पे जो पहले 50% टैक्स लगता था, जिससे हमारा सामान महंगा हो जाता था और वहां पे लोग कम परचेज करते थे, अब वही सामान दोस्तों थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा परचेज करेंगे। ज्यादा परचेज करेंगे तो क्या होगा, भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा। यही हमारा मेन पर्पज होता है ट्रेड डील का। यही हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करते हैं। रिसेंटली आपको पता है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हमने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई टैरिफ रिडक्शन हुआ है, यूएसए ने टैरिफ में छूट दी है। लेकिन याद रखिएगा ये केवल और केवल टैरिफ रिडक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप की साइड से बहुत सारे अल्टीमेट क्लेम करे गए हैं कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा। ये कंफर्मेशन इंडिया ने नहीं दिया है, अभी नहीं बताया है कि हम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, ऐसा इंडिया ने नहीं बोला है। ये ट्रंप की साइड का स्टेटमेंट है। तो आने वाले समय पर ये चीज़ें थोड़ी, आप कह सकते हैं अगर ट्रंप कुछ और भी कह दें कि इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं टैरिफ इतना कर दूंगा इतना कर दूंगा, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिल जाए ना तो शौक मत होना, क्योंकि ये चीज़ें चल रही है, ट्रंप का नेचर है। ठीक है, और ऐसे नहीं तो ऐसे, वैसे नहीं तो ऐसे, वो शुरू से ही उनकी सारी की सारी जो बातें हैं वो रही हैं। ठीक है, तो अभी ट्रंप ने क्लेम किया है कि भाई रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करता है भारत वो खत्म कर देगा, स्टॉप कर देगा, लेकिन भारत ने इसको कंफर्म नहीं किया। फिर एक और चीज यहां पर ट्रंप साहब ने ये बोली थी कि $500 बिलियन का भारत इंपोर्ट करेगा यूएसए से। ये भी भारत ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि हम $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे, इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन हम नहीं दे रहे हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि हाँ भारत दुनिया भर के प्रेशर को झेलते हुए भी एक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम रशिया को इस तरीके से यूएसए के चक्कर में छोड़ नहीं सकते। ये आप लोगों को ही पता है कि हाँ रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया जाएगा, वहां पे हमारे रिलेशंस बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन को बैलेंस इंडिया ने अभी के समय पर किया है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको यहां पर मिलता रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सेकंड आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था पीएसएलवी फेलियर्स एंड एक्सटर्नल प्रोब के बारे में। आपको पता होगा भाई इसरो ने इस साल 2026 में भारत का पहला एक मिशन अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें हमारा टारगेट था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो रॉकेट है इसके माध्यम से हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसको नाम दिया गया था पीएसएलवी C62 मिशन। इंडिया का यह मिशन फेल हो गया। ऐसे ही दोस्तों पिछले साल हमने कोशिश की थी मार्च 2025 में सेम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, तब भी हमारा मिशन फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि बार बार जो पीएसएलवी रॉकेट है इसका थर्ड स्टेज फेल हो रहा है। तो इस बार इंडिया ने फिर से एक टारगेट बनाया है कि इस साल जून में हम फिर से एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करेंगे। तो पीएसएलवी अब हम लोग इसका फिर से इस्तेमाल करेंगे, और टारगेट है कि भाई जून में एक बड़ा मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ढेर सारी सैटेलाइट्स हम अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। और इस बार खास बात यह है कि हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। बार बार दो बार, मतलब सब कुछ पहले सही है, हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया है, पहले हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, अब लगातार कंटिन्यूअसली दो बार हमारे मिशन फेल हो गए। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि या कोई कोई ये टेक्निकल इशू है या फिर कोई बाहर से कोई इंटरफेरेंस है, इसको भी चेक किया जाएगा। और इस बार इन सब चीज़ों को चेक करते हुए भारत अपना मिशन लॉन्च करेगा 2026 में, और जून के महीने में जो लॉन्च होगा तो ऑब्वियस ही बात है हम उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए आगे आते हैं। फिर यह है
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं, काम की इंफॉर्मेशन है तो बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। हमने एक आर्टिकल ये डिस्कस किया था, ये आप देख पाओगे द हिंदू में ही छपा हुआ है। गोरिल्लाज को लेकर बात हो रही थी, स्पेशली युगांडा के अंदर में गोरिल्ला को पिछले कुछ समय पर प्रोटेक्शन दी गई थी जिससे इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, लेकिन बाद में फिर से क्या हुआ, इनको इतना ज़्यादा मारा गया, यानी इनकी पॉपुलेशन लगातार खत्म होनी शुरू हो गई और खत्म होते होते आज फिर से ये गोरिल्लाज खतरे में आ गए। तो ये हमारे इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेंशन किया गया था। लेकिन आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, केवल गोरिल्लाज के बारे में, और क्या पढ़ना है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन पढ़नी है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। गोरिल्ला की दो प्रजाति होती हैं, एक होती है वेस्टर्न गोरिल्ला और एक होता है ईस्टर्न गोरिल्ला, ठीक है। और एक सबसे रेयर प्रजाति जो गोरिल्ला की होती है उसको बोलते हैं क्रॉस रिवर गोरिल्ला, ये भी याद रखिएगा। अभी जिस गोरिल्ला की हमने बात की है इस आर्टिकल के अंदर में, जो स्पेसिफिक गोरिल्ला पे फोकस किया जा रहा है वो है माउंटेन गोरिल्ला। और ये माउंटेन गोरिल्ला कहां पर मिलता है, विरुंगा माउंटेन्स में, या फिर खासकर एक भिवंडी नाम के रीजन में। तो विरुंगा माउंटेन लोकेशन याद रखिएगा, विरुंगा पहाड़ियां जो हमारे अफ्रीका वाले रीजन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो माउंटेन गोरिल्ला विरुंगा माउंटेन्स में, इन पहाड़ियों में मिलता है, इसलिए इसको माउंटेन गोरिल्ला का नाम दिया गया है। और ये माउंटेन गोरिल्ला आज एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी बहुत ही ज्यादा खतरे में रहने वाली स्पीशी है। दूसरे और गोरिल्लाज की बात सॉरी, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और दूसरी स्पीशीज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब वो प्रजाति बहुत ज्यादा खतरे में, इसको नहीं बचाया गया तो आगे जाकर ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लेकिन माउंटेन गोरिल्लास थोड़े से खतरे में है, इनको भी बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। गोरिल्लास में एक खास बात होती है, गोरिल्ला का जो पूरा ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप को लीड करता है एक स्पेशल मैच्योर गोरिल्ला जिसकी उम्र ज्यादा है, उसको सिल्वर बैक गोरिल्ला कहते हैं, ठीक है। सिल्वर बैक है, बाल सफेद हो चुके हैं, तो वो ग्रुप को लीड भी करता है। गोरिल्ला का रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा समय ले लेता है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन रिकवर नहीं हो पाती। 4 से 6 साल में यहाँ पर ये गोरिल्ला को जन्म देते हैं, समझे। तो विरुंगा नेशनल पार्क प्लीज़ याद रखिएगा, ये विरुंगा माउंटेन्स में है, और ये नेशनल पार्क अफ्रीका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है करंट समय पर। फिर बात आती है वर्ल्ड गोरिल्ला डे की। तो वर्ल्ड गोरिल्ला डे हर साल 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा गोरिल्ला की स्पीशी के बारे में जो बेसिक बातें बताई हैं, वेस्टर्न गोरिल्ला और ईस्टर्न गोरिल्ला। वेस्टर्न गोरिल्ला एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे गोरिल्ला की स्पीशीज आती हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ईस्टर्न गोरिल्ला है, ये भी एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर गोरिल्ला की कुछ स्पीशीज आती हैं। जैसे वेस्टर्न गोरिल्ला में आप देख पाओगे वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला आता है, या क्रॉस रिवर गोरिल्ला होता है, और क्रॉस रिवर गोरिल्ला रेयरेस्ट है। ये कहां कहां पर मिलेगा, प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा, नाइजीरिया और कैमरून के बॉर्डर पर मिलेगा, यानी अफ्रीका के वेस्टर्न साइड वाले रीजन पे। फिर वैसे ही अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पर जाओगे तो वहां पर माउंटेन गोरिल्ला मिलता है, स्पेशली रवांडा, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और युगांडा की एक जगह है भिवंडी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है विरुंगा माउंटेन्स, ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो माउंटेन गोरिल्ला विरुंगा वाले रीजन में, क्रॉस रिवर गोरिल्ला नाइजीरिया और कैमरून के बॉर्डर पे। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछे हैं, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि इस तरीके से आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। फिर बात हो रही है वेटलैंड एज अ नेशनल पब्लिक गुड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर क्या है, हमारे राइटर साहब ने एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें बात की है वेटलैंड एक नेशनल पब्लिक गुड है। वेटलैंड की बात करते हैं तो हमारे झील हैं, नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तालाब, जो भी चीज़ें यहाँ पर, ये सब वेटलैंड्स हैं। अब इन वेटलैंड को आज देश में सुरक्षा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय पर क्या हुआ है, बहुत सारे वेटलैंड ऐसे हैं जो कि बर्बाद हो चुके हैं, जो डिग्रेड हो चुके हैं, या तो सूख गए तो उनको पाट दिया गया, उसके ऊपर में कोई कंस्ट्रक्शन बना दिया गया, उसके ऊपर में कोई बिल्डिंग बना दी गई, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया। कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। तो हमें आज इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ये बात राइटर ने इस आर्टिकल में बोली है। और वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपको पता होगा रामसर कन्वेंशन का जन्म हुआ था, यानी एक अग्रीमेंट जो है ये बनाया गया था, कन्वेंशन, जिसमें ढेर सारी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर वेटलैंड को, स्पेशली वो वेटलैंड, मान लो एक झील है जो बहुत खतरे में है, उसको रामसर कन्वेंशन में दर्जा दिया जाता है ताकि उस झील की सुरक्षा की जा सके। ये रामसर कन्वेंशन का एक मेन पर्पस होता है। आइए मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले हमने ये वेटलैंड के बारे में डिस्कस क्यों किया था, रीजन ये है कि हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार 2026 में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज करके थीम रहा है वेटलैंड्स का। और ये क्यों हम लोग वेटलैंड के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, रीजन उसके पीछे का यह है क्योंकि भारत में आज 40% वेटलैंड ऐसे हैं जो खो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जिसको हम बचा नहीं पाए। उसके अलावा 50% ऐसे हैं जो अभी और भी ज्यादा खतरे में हैं। जबकि भारत में नियम बहुत सारे हैं। तो आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस
वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे हैं, लेकिन क्या वो नियम वाकई में लागू हो रहे हैं, क्वेश्चन यह है। तो वो नियम लागू नहीं हो रहे हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है, उस इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करना होगा, यह बात इस आर्टिकल में बोली जा रही है। क्योंकि जब हम लॉज की बात करते हैं तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ठीक है। फिर वैसे ही नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एंड एक्वाटिक सिस्टम, फिर तीसरा है कोस्टल रेगुलेशन जोन, और चौथा है रामसर कन्वेंशन। और रामसर कन्वेंशन में प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि भारत के टोटल 98 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसको रामसर में जगह दी गई है। तो भारत के पास में टोटल 98 रामसर साइट्स हैं। प्लीज इस बात को याद रखिए, बहुत काम की चीज है ये। और रामसर साइट कौन सी होती है? स्पेशली वो वेटलैंड जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है ना, उसको रामसर कन्वेंशन में एक पहचान दी जाती है, रामसर लिस्ट के अंदर में उसको शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? रामसर साइट बोलते हैं। समझे? तो यह बोला जा रहा है कि भाई नियम देख रहे हो, इतने सारे कानून हैं वेटलैंड्स को बचाने के लिए, लेकिन क्या ये लॉ सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं? नहीं, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा, यही सबसे बड़ा खतरा है वेटलैंड को लेकर। तो हमने ये समझा खतरा क्या है कि भाई लगातार एंक्रोचमेंट होता है, वेटलैंड्स पल्यूट करे जा रहे हैं, प्रदूषण उसमें बढ़ता चले जा रहा है, और जो नियम कानून है उसको हम लागू कर नहीं रहे, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, ये आपके सामने एक छोटा सा डिटेल है। भाई रामसर कन्वेंशन को हम लोग और क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, रामसर कन्वेंशन को कहते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, है ना, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। रामसर कन्वेंशन में ही एक और एग्रीमेंट आता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड आगे एक और आर्टिकल है जिसमें मैंने क्लियरली रामसर कन्वेंशन के बारे में समझाया है। तो भारत के पास में टोटल 98 रामसर साइट्स हो चुकी हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंदर में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। फिर ये हैं कुछ एक दो छोटी छोटी बातें जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात यहां पर यह है कि सबसे बड़ा रामसर साइट की बात करेंगे तो वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। भारत का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है? सुंदरबन। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? वो है वेम्बनूर, ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसके पास में भारत की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ये नंबर, ये फोटो थोड़ा पुराना है दृष्टि आईएएस का, 14 रामसर साइट्स यहां पर दिखाई गई हैं, बट करंट समय पर ऐसी 20 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 20 रामसर साइट्स जो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसके पास में भारत की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए रामसर साइट का ही एक छोटा सा पार्ट है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का मेन पर्पस यह है, जो रामसर साइट बहुत ही ज्यादा खतरे में है, उनको एक अर्जेंट प्रोटेक्शन की जरूरत है, उन रामसर साइट को हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। तो क्या भारत की कोई ऐसी रामसर साइट है जिसको मॉन्ट्रियक्स में रखा गया, जिसको अर्जेंट प्रोटेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल, 2 रामसर साइट्स भारत की ऐसी हैं, जिसमें सबसे पहले है कियालादेओ नेशनल पार्क राजस्थान का, फिर लोकटक लेक मणिपुर की। ये 2 ऐसी हैं जिसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, छोटी छोटी प्रीलिम्स में कई बार ढेर सारे जो क्वेश्चन है वो हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आगे आते हैं, फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एज अ फंडामेंटल राइट। ये आपको पता होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और एडिटोरियल रिसेंटली पब्लिश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो कह सकते हैं विमेन में पीरियड साइकिल है, उसकी वजह से बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस बच्ची की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो भी फैसिलिटी होती है, मतलब उस बच्ची के लिए स्कूल में सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स के साथ साथ जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं वो फ्री अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना पड़े, एजुकेशन में उनका कोई भी इशू ना है। एजुकेशन में मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई बड़ी रुकावट नहीं बनना चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आर्टिकल 21A को जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है ना। आर्टिकल 12 से 35 तक ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 21A की जब हम बात करते हैं तो जो फंडामेंटल राइट है ये फ्री एजुकेशन देने की बात करता है। हम बात करते हैं अपने देश में एक फ्री शिक्षा देने की, और वो फ्री शिक्षा बच्चों का अधिकार है। लेकिन क्या वो फ्री शिक्षा जो है वो पूरी हो पाएगी अगर यहां पर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो बच्चे की पढ़ाई में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं? नहीं। तो यहां पर बोला जा रहा है आर्टिकल 21 के अंदर में आप कह सकते हैं जो ये एजुकेशन फ्रीली प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, इसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रोवाइड करवाने चाहिए, क्योंकि फ्री सैनिटरी नैपकिन्स अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो इससे यहां पर जो बच्चियां हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाले केसेस को वो आराम से मैनेज कर पाएंगी, ठीक है। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल शुरू होती है तो ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं, स्कूल का एक बैकलॉग क्रिएट होता है, पढ़ाई वहाँ पे छूटने लगती है, समझे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
कि भाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करो अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, और यही कह सकते हैं जो हाइजीन है इसको लाइफ, डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी के साथ में जोड़ा गया। और यहां पे बोला गया है कि देखो आज ना इसके बारे में लोग बात नहीं करते। मेंस्ट्रुएशन को लेकर आज बहुत स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, रूढ़िवादी सोच है ना, जिसको लेकर क्या होता है आज इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मेंस्ट्रुएशन पॉवर्टी है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी है जो स्पेशली बच्चियों के खासकर जो राइट टू एजुकेशन है, जो उनको ये शिक्षा का अधिकार मिला है, ये अफेक्ट हो रहा है। और ये सब क्यों, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है? रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा उठाओ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, और इस 5वें सर्वे का डेटा कहता है 77.3% जो वेमेन है जिनकी उम्र 15 से 24 साल है वो हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल मेथड का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यहीं पर एक नंबर ऐसा भी है 25% के आसपास कुछ वेमेन ऐसी हैं जिनके पास में इसका एक्सेस नहीं है। तो उस गर्ल को यहां पर एक्सेस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझे। इसलिए मेंस्ट्रुएशन को यहां पर क्या किया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को स्पेशली आर्टिकल 21 के अंदर में शामिल करा गया है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था टर्टल ट्रेल्स के बारे में, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया था, याद होगा। जो ओडिशा है, ओडिशा के अंदर में गाहिर माता आपको सेंचुरी देखने को मिलेगी, वहां पे ऑलिव रिडले टर्टल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स का एक सीजन चलता है अंडे देने का, नेस्टिंग सीजन उसको बोलते हैं। तो भरपूर मात्रा में बहुत सारे लाखों नंबर में समुद्र से वो टर्टल्स निकलते हैं, किनारे आते हैं बीच पर, और बीच पर अंडे देके वापस चले जाते हैं लाखों की कगार में। तो अभी क्या हुआ है, जब ये बजट आया है, अभी बजट भी आया है भाई 1 फरवरी को, तो बजट में एक टर्म आ गया है टर्टल ट्रेल, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो यहां पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। टर्टल ट्रेल्स ये बोला गया है कि लोगों को टूरिज्म के लिए अलाउ किया जाएगा। जैसे हम गाहिर माता की बात कर रहे हैं तो ढेर सारे कछुए वहां पर आते हैं, इस तरीके का दृश्य होता है जैसा आप ये फोटो में देख पा रहे हो। ढेर सारे कछुए क्या है, ये निकल कर आए समुद्र से, अंडा देंगे और वापस जाएंगे अपने समुद्र में। तो बोला यहां पर यह जा रहा है कि सर आप यहां पे टूरिज्म अलाउ कर रहे हैं, और टूरिज्म ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टूरिज्म अलाउ होगा, लोग यहां पर घूमने के लिए आएंगे, घूमने के साथ साथ फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, तो आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आर्टिफिशियल लाइट के बढ़ने की वजह से जो डिसरप्शंस हैं वो यहां पर बहुत ही ज्यादा शुरू हो जाएंगे, जो इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। तो हमें यहां पे टूरिज्म अलाउ नहीं करना चाहिए। तो टर्टल ट्रेल को लेकर ये बेसिक तौर पे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो अच्छी तरीके से मिल चुकी है। आगे सुनिएगा क्या क्या बोला जा रहा है। तो आपने ये मेन कोर इशू समझा कि भाई एनवायरमेंट, ये टर्टल वाला जो रीजन है ना, सरकार टूरिज्म के लिए ओपन कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट अपना चिंता व्यक्त करते हैं। यहाँ पे कौन से टर्टल पाए जाते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल, जो ऑलरेडी यहाँ पर वल्नरेबल कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में, खतरे में है। और यहाँ पर इनको जाना जाता है, मतलब जब ये भरपूर मात्रा में आते हैं, बीच पर अंडे देते हैं, तो वो प्रक्रिया, वो जो प्रोसेस है उसको हम अरीबादा के नाम से जानते हैं, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग की लोकेशंस की बात करेंगे तो ओडिशा की ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ऑलिव रिडले टर्टल है, दुनिया के सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले टर्टल होस्ट करता है, यानी कि ये पाए जाते हैं ओडिशा के अंदर में 2 स्पेशल रीजन्स में। एक जगह है गाहिर माथा और दूसरी है ऋषिकुल्या रीजन। यहां पर सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले टर्टल्स हमको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन है चिंता की बात। चिंता की बात यह है कि भाई ये जो जगह है ना जहां पर ये भरपूर मात्रा में अंडे देते हैं, ये हाईली सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाओगे तो लाइट्स इंक्रीज होंगी, आर्टिफिशियल लाइट्स बढ़ेंगी, ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ेगा, लोग जब प्रेजेंट होंगे तो छेड़छाड़ जरूर होगी। तो इससे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इनका पूरा ये प्रोसेस जो है नमाज नेस्टिंग का, अंडे देने का, वो प्रोसेस पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। ये प्रजाति आगे जाके खतरे में पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी अभी आंध्र प्रदेश में कुछ समय पहले ऑलिव रिडले टर्टल की बहुत सारी जो डेड बॉडीज हैं वो भी पाई गई हैं। समझ गए, ध्यान में रखिएगा। ऑलिव रिडले टर्टल का आईयूसीएन स्टेटस ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, और इसी ऑलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑपरेशन ओलिविया कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है या फिर कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है, तो वो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि ऑपरेशन ओलिविया कौन इंप्लीमेंट करता है, तो वो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। समझ गए। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो अच्छी तरीके से यहां पर मिल चुकी है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद ये रहा यहां पर एक और आर्टिकल, बहुत ज़्यादा काम का, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहां पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूं जो आपने एग्जैक्टली अभी यहां पर देख पा रहे हैं।
ठीक है, ये मंथली कंपाइलेशंस हो गए। मंथली कंपाइलेशंस के अलावा आप मंथली कह रहा हूँ, वीकली कंपाइलेशंस हो गए। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर के पीडीएफ्स होते हैं, मतलब कंटेंट जो हम नोट्स बना कर देते हैं, वो सब आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, हमारा पेड ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी पीडीएफ है दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस पर्टिकुलर पेड ग्रुप के अंदर में। ये पेड ग्रुप को ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और ये जो नंबर है ना, ये 999, ये बहुत पहले हुआ करता था। अभी के समय पर आप देख पाओगे, इस समय पर जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम है इस ग्रुप के, और वो हैं जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद जाकर अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहां पर जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं दोस्तों, दोनों भाषाओं में, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर में जो पीडीएफ मिलते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, और चाहो तो आप प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज रीड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में वापस से अपने आर्टिकल की तरफ। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था वेस्ट पिकिंग लेबर प्रोफाइल के बारे में। आपको पता होगा 84% वेस्ट पिकर्स, यानी एक सरकार का डेटा आता है, और इस डेटा में गवर्नमेंट कहती है कि 84% कितने, 84% कूड़ा उठाने वाले जो वेस्ट पिकर्स हैं स्पेशली, वो SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यह दर्शाता है, ये गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट ये डेटा सामने प्रेजेंट करती है। इसमें कुछ नहीं याद करना, आपने इतना ध्यान रखना है, जो ये वेस्ट पिकर्स होते हैं, या जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का आपने नाम सुना होगा, जहां पर इंसानों से सेप्टिक टैंक्स वगैरह साफ करवाए जाते हैं, गटर वगैरह साफ करवाई जाती है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और ये वेस्ट पिकर हो गए, चाहे मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गई, ये सारे के सारे इनफॉर्मल जॉब्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किसी आधार पे कह सकते हैं इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है ना, कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, बस खाली कह सकते हैं ये लोग कूड़ा उठाते हैं, स्पेशली वो कूड़ा जो रिसाइकिल किया जा सके, और उठाने के बाद में उसको ले जाकर जो रिसाइकलर्स होते हैं उनको दे देते हैं कि वो रिसाइकिल कर सके, उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन अपनी जान पर खिलवाड़ करके ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कूड़े में जा रहे हैं, बहुत सारी हैजार्डस चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है, हैजार्डस गैसेस वहाँ पर रिलीज हो रही हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो बात इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। तो इन सभी लोगों का उत्थान करने के लिए, इन सभी सिचुएशन को डील करने के लिए अभी एक स्कीम है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये सरकार ने शुरू की है। तो गवर्नमेंट कह रही है हमें नमस्ते स्कीम को इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये जो वेस्ट पिकर्स है या जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, अगर ये जबरदस्ती तरीके से काम हो रहा है तो इससे बहुत सारे संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जिसका वॉयलेशन हो रहा है, आर्टिकल्स का वॉयलेशन हो रहा है। अब वो कौन कौन से अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 46 आपको ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, छुआछूत जो ये चीज़ें हैं, ऐसी सोच है, इसको खत्म करना आर्टिकल 17 बात करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, हर एक इंसान के पास में जीने का अधिकार है पूरे गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ। फिर आर्टिकल 46 बात करता है SC ST कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, समाज में हो रहा अन्याय से इनको बचाना। ठीक है, तो इन सब आर्टिकल्स का अगर हमें प्रोटेक्शन करना है तो गवर्नमेंट कहती है हमें नमस्ते स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। और नमस्ते स्कीम मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम के लिए यही चीज़ है जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैनुअल और हैजार्डस क्लीनिंग को पूरी तरह से बैन करना, खत्म करना, या फिर अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं पर हो भी रही है तो उन लोगों को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, उन लोगों को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनके हेल्थ के साथ में किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना हो, समझे। तो यहां पर नमस्ते स्कीम क्या करता है, उनको एक फॉर्मल रिकग्निशन देता है, एक पहचान देता है, सेफ्टी इक्विपमेंट देता है, उनको दूसरी स्किल देता है ताकि वो दूसरा काम कर सकें भविष्य में अगर कुछ काम करना है। ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिलता है, भाई ये काम छोड़कर उनको स्किल दी जाती है कि आप दूसरे काम में लगिए क्योंकि यहां पर जान का खतरा है। तो नमस्ते स्कीम का ये मेन पर्पज है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में कई बार आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर एक केस देख चुका है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। जजमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी सीवर डेथ हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और 1993 के बाद जितनी भी इस काम की वजह से डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उन सभी लोगों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। यह बात यहां पर बोली जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लोगों से सेप्टिक टैंक वगैरह साफ हो रहे हैं, साफ करवाए जा रहे हैं, जबकि आजकल मशीनरी वगैरह आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी भी ये सेप्टिक टैंक्स वगैरह साफ करवाए जाते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ऑब्वियसली ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ का अधिकार है उसको ये वायलेट करता है।
आई होप आपको ये भी क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। अगला न्यूज़ आर्टिकल, फिर एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था किस चीज़ को लेकर, शुड एमपी लेड बी डिसकंटिन्यूड और रीफॉर्म्ड। एमपी लेड स्कीम के बारे में बात हो रही थी कि जो एमपी लेड स्कीम है इसको हमें खत्म कर देना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो राइटर साहब ने बोला कि भाई एमपी लेड स्कीम बहुत शानदार चीज़ है जो अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती है। तो इस एमपी लेड को आगे बढ़ावा देने के लिए हमें इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए जिससे यह स्कीम और बेहतर हो जाएगी। पहले तो यहां पर दोस्तों आपको एमपी लेड का जो कुछ स्ट्रक्चर है वो समझना होगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब हम लोग यहां पर बात करते हैं एमपी लेड स्कीम की तो इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में मेंबर्स हैं, राज्यसभा के अंदर में मेंबर्स हैं, तो हम इन एमपीज की बात कर रहे हैं। ये एमपीज अपने एरिया में, ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का कोई एमपी बैठा है तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से गया है, आपने अपने एरिया से चुनकर उसको भेजा है। ठीक है, अब क्या होता है कि दोस्तों ये जो एमपीज हैं, फॉर एग्जांपल लोकसभा का कोई एमपी है जो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता है, तो अब होगा क्या कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो उसको कोई विकास करना है, उसको लग रहा है कि भाई मेरे रीजन में यहां पर स्कूल बनना है, यहां पे सड़क बननी है, तो अपने एमपी लेड फंड के जरिए वो रिकमेंड कर सकता है इस काम को, क्योंकि हर साल एमपी लेड में एक एमपी को 5 करोड़ रुपए अलोकेट करे जाते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़, इस तरीके से 2 इंस्टॉलमेंट्स में उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा खर्च कर सके। तो एमपी का काम क्या है? उनका काम बस खाली इतना है कि वो रिकमेंड करेंगे, समझे? तो उनका काम क्या है? बस खाली यहां पर रिकमेंड करने का कि भाई वो रिकमेंड कर देंगे और उस पैसे का जो खर्चा किया जाएगा उस एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, वो पैसे का खर्चा सारा देखभाल करने का काम किसका होगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का होगा। ठीक है, तो एमपीलेड स्कीम के बारे में बेसिक बातें याद रखिए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का हिस्सा है। एमपीलेड को लॉन्च किया गया था 1993 और 1994 के बीच में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है। हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर एमपी को अपने एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए। और जो पैसा एमपीलेड में खर्च हो जाएगा वो तो ठीक है, मान लो 5 करोड़ दिए थे किसी एमपी ने, खर्च के लिए केवल 3 करोड़ 2 करोड़ बच गए तो उसको आगे वाले फंड में जोड़ दिया जाएगा, यानी अगले साल के लिए जब उसको फिर से पैसा दिया जाएगा। यानी ये फंड लैप्सेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ अलोकेट करे गए हैं, 3 करोड़ खर्च हो गए तो उस व्यक्ति के 2 करोड़ यहां पर खत्म हो गए। नहीं, वो 2 करोड़ जो बचे हुए हैं वो अगले साल अलोकेट कर दिए जाएंगे उस एमपी को। तो जो पैसा एमपीलेड में खर्च नहीं होता है कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, याद रखिएगा, प्रीलिम्स का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये पैसा खर्च किया जाता है एक असेट को जनरेट करने के लिए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। इस पैसे को कौन रिकमेंड करेगा? लोकसभा का एमपी हो सकता है और राज्यसभा का एमपी हो सकता है। लोकसभा का एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह सकता है यहां पर जरूरत है खर्च करने की तो खर्च करिए। ठीक है, राज्यसभा का एमपी किसी भी अपने जो इलेक्टेड स्टेट है, जिस राज्य से वो चुनकर आया है, अपने राज्य के अंदर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कह सकता है यहां पर भाई पैसा खर्च करने की जरूरत है। नॉमिनेटेड एमपी के पास भी पावर है कि भाई किसी भी स्टेट के अंदर में जो इंडिपेंडेंट नॉमिनेटेड एमपी है, किसी भी राज्य के अंदर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर डेवलपमेंट की जरूरत है तो वो भी कह सकता है कि भाई यहां पर पैसा खर्च होना चाहिए। तो एमपीलेड के जरिए इनको जो फंड दिया गया है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसमें फंड में एक रिक्वायरमेंट भी बोली गई है कि जो भी पैसा खर्च किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट, इसमें 1.5% स्केड्यूल्ड एरियाज के लिए खर्च किया जाएगा और 7.5% स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खर्च किया जाएगा। एमपी का रोल क्या है? केवल रिकमेंडेड रोल है, प्लीज यहां पर याद रखिएगा, यानी एमपी केवल रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो एमपी के अकाउंट में जाएंगे, नहीं, यह पैसा केवल और केवल एमपी रिकमेंड करेगा इस एरिया में इतना पैसा खर्च होना है। बाकी सारा काम जो पैसा दिया जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन, उसका मॉनिटरिंग, उसका कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी संभालती है, प्लीज इसको याद रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन भी करती है, इस वर्क को एग्जीक्यूट भी करती है और सही टाइम पे वो काम खत्म हो जाए इसको इंश्योर करती है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हर एक साल में जितना भी काम हुआ है उसका 10% के हिसाब से अथॉरिटी मेंटेन भी करती है, इंस्पेक्ट भी करती है, उस पर निगरानी भी रखती है। तो ये जो सेपरेशन है प्लीज यहां पर याद रखिएगा, यानी कि जो पावर्स को सेपरेट करा गया है कि एमपीज की पावर अलग है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की पावर्स अलग हैं, इससे क्या होता है, इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है कि हाँ भाई एमपीज के पास पैसा नहीं जा रहा है, एमपीज केवल बताएंगे यहां पर डेवलपमेंट होना है तो वो पैसा दूसरी अथॉरिटी खर्च करेगी। ठीक है, हाँ, क्या यहां पे क्वेश्चन यह है किसी एमपी के पास ये पावर नहीं है कि मान लो कोई लोकसभा का एमपी है, क्या वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खर्च कर सकता है? मान लो उसे दूसरे राज्य में लग रहा है कि यहां पर पैसा लगना चाहिए तो क्या वो दूसरे राज्य के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता? कर सकता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा। उसके लिए 25 लाख रुपए कहे गए हैं कि 25 लाख रुपए अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर अलोकेट करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इन एंड ओनली एक्सेप्शनल केस, प्लीज याद रखिएगा।
ठीक है, तो एमपी केवल रिकमेंड करता है, बाकी काम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है। और कौन से मंत्रालय, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में इन सब चीजों को लागू किया जाता है, यानी ये अथॉरिटी इसको लागू करती है। तो ये अथॉरिटी इसको लागू करती है। फिर एक आर्टिकल आता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर, प्लीज याद रखिएगा, हमने अभी डिस्कस किया था 5 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी ट्राइब्स हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ये आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो करंट समय पर मांग कर रही हैं किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की एंड सेपरेट सेंसस एंट्री की। 2027 के लिए जनगणना की तैयारी हो रही है, नई जनगणना आएगी, नया डेटा मिलेगा पॉपुलेशन का। तो ये जो कम्युनिटी है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये कह रहे हैं भाई हमारी भी एक अलग से जनगणना कर लो, क्योंकि आखिरी बार जो जाति के आधार पे, कास्ट के बेसिस पे सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था, देश की आजादी से पहले। और इस बार जो लेटेस्ट जनगणना हो रही है इसमें फिर से एक कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, जाति के आधार पे भी जनगणना यहां पर होने वाली है। तो इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स की एक अलग से जनगणना की जाए ताकि अलग से इनको बेनिफिट्स मिले, ये बात इनका कहना है। ठीक है, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन है दोस्तों? ये वो कम्युनिटी है, वो आदिवासी ग्रुप, वो समुदाय, वो ट्राइबल ग्रुप जो एक समय पर इनको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था अंग्रेजों के थ्रू। ब्रिटिशर्स इनको क्रिमिनल ट्राइब कहते थे। इनके लिए एक एक्ट लेकर आए थे 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बाद में जब देश आजाद हुआ तो 1952 में सरकार ने इस एक्ट को खत्म किया और इन सभी लोगों को यहां पर जो कह सकते हैं कि एक नई पहचान दी और नाम दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब। जो ये पहले क्रिमिनल ट्राइब के तौर पे जाने जा रहे थे, इनको डी नोटिफाइड ट्राइब कहा गया। प्रेजेंट इशू यहां पर यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई डी नोटिफाइड ट्राइब्स में भी इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। तो इस डी नोटिफाइड ट्राइब के करोड़ों लोगों में से कुछ लोग एससी में कवर हो गए, कुछ लोगों को एसटी के अंदर में सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ को ओबीसी के अंदर में, और एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको अभी भी ये बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर ये जो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना, इन सबको एक ही जगह पे कवर कर दो, इन सबका एक अलग से सेक्शन बना दो, ये बेसिक तौर पे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड यह है कि भाई ये लोग चाहते हैं 2027 की नई जनगणना में एक सेपरेट सेंसस कॉलम इनका होना चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल होना चाहिए। डेटा पॉइंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो 1200 के हिसाब से जो डी नोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। इसमें से बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी में कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 7 करोड़ के आसपास यूपी के अंदर में डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ऐसी देखने को मिल जाती है। तो नंबर इनका बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके सपोर्ट के लिए बोला था कि भाई एससी एसटी ओबीसी के अंदर में सब क्लासिफिकेशन किया जाए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोला था। सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कैटेगराइजेशन किया जाए उससे, जैसे शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स के अगर रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी को मिल रहा है तो उसमें यह देखा जाए जिसको जरूरत है स्पेशली उन तक ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि आजकल रिजर्वेशन में ज्यादातर यही हो रहा है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, इन सब में ज्यादातर ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं वो और भी सुविधा ले रहे हैं इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के जरिए, और जिनके लिए वाकई में रिजर्वेशन कैटेगरी लाई गई है कि हाँ भाई जिनको जरूरत है उन तक ये जरूरत नहीं पहुंच पा रही है। तो इसमें सब कैटेगराइजेशन किया जाए कि भाई जिनको अल्टीमेट जरूरत है उनको पहले रखा जाए, इस रिजर्वेशन के फायदे उनको मिलने चाहिए, उन्हीं के लिए है ये। समझ रहे हैं ना? तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। तो उसके बाद मेंशन ये किया जा रहा है कि जो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको एक पहचान दो, रिकग्निशन दो और इनके जस्टिस के लिए काम करो। तो क्या इनके जस्टिस के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, पहले से बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने चला रखे हैं इनके जस्टिस के लिए। ठीक है, जैसे एक आइडेट कमीशन बना था 2017 में, उसके अलावा एक अलग से वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, सीड स्कीम हो गई 2021 की। ये सारी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए लेकर आई गई हैं। और ध्यान में रखिएगा, केवल यहाँ पर हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स की नहीं बात करते, डी नोटिफाइड के साथ साथ नॉमेडिक ट्राइब्स की भी बात करते हैं और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स की भी बात करते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? डी नोटिफाइड ट्राइब्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो जिनका इतिहास क्या रहा है, इनको कई बार विमुक्त जातीज के नाम से भी जाना जाता है। नॉमेडिक ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर नॉमेडिक ट्राइब्स ट्रैवल करती रहती है, प्लीज इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रैवल करते रहते हैं। सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये पार्शली सेटल रहते हैं, ठीक है, मतलब कुछ जगह पर कुछ समय के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद में फिर से ये इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कह सकते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नॉमेडिक ट्राइब्स और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे कमीशन हैं और एफर्ट्स हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। जब हम यहाँ पर एफर्ट्स की बात करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला एफर्ट है रैंकी कमीशन, साल 2008 में गठन होता है इसका। पहला एक अटेम्प्ट किया गया जहां पर डी नोटिफाइड कम्युनिटीज को एक पहचान देने की बात की गई। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक आइडेट कमीशन देखने को मिल जाता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप लोगों से इसको लेकर भी पूछा जा सकता है। तो आइडेट कमीशन साल 2014 में इसका गठन होता है और इसको लीड करने वाले व्यक्ति हैं बीकू रामजी आइडेट, और ये स्टेट वाइज लिस्ट क्रिएट करता है, रिकमेंड करता है कि भाई इन सभी कम्युनिटीज़ के लिए एक परमानेंट नेशनल कमीशन होना चाहिए। फिर हमने एक बोर्ड बनाया DWBDNC करके, ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेलफेयर बोर्ड फॉर नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़। प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। तो 2019 में ये बोर्ड बनाने की बात की गई कि भाई इन लोगों के लिए कल्याण के लिए काम किया जाए। फिर उसके बाद में इनके लिए एक सीडी स्कीम शुरू की गई है। प्लीज़ याद रखिएगा, सीडी स्कीम डीनोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। इस स्कीम का मेन टारगेट है डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की फैमिलीज को यहाँ पर टारगेट करना, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है पर्टिकुलर ईयर में, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस स्कीम के जरिए उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, यह हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। और सीड स्कीम का एक और फीचर है, ये फ्री कोचिंग देने की बात करता है इस कम्युनिटी को कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनको फ्री कोचिंग दी जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, हाउसिंग सपोर्ट मिले, लाइवलीहुड डेवलपमेंट सपोर्ट मिले। और 2021 से लेकर 2026 तक के लिए सीड स्कीम में जो पैसा अनाउंस करा गया है दोस्तों, वो है 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपीज अनाउंस करे गए हैं इन सभी लोगों के लिए, समझ गए। तो एक परमानेंट कमीशन की भी लंबे समय से डिमांड हो रही है। ये मैंने पिछले एक साल के सभी आर्टिकल्स आपको बता दिए, पिछले एक साल में जितने भी आर्टिकल चर्चाओं में हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर कि इनके लिए किस किस चीज़ की मांग की जा रही है, ठीक है। अब बात आती है आगे। मैं कह रहा था अभी आगे जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने ये भी बोला था कि आपको रामसर साइट्स के बारे में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो रामसर साइट को लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट हमारे सामने यह है कि भारत को 2 और नई रामसर साइट्स मिल चुकी हैं, 2 और वेटलैंड जिसको रामसर टैग दिया गया है रिसेंटली। और ये 2 वेटलैंड जुड़ने के बाद ही भारत के पास में टोटल 98 रामसर साइट्स हुई हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। तो मेन कोर फैक्ट हमारे लिए क्या है, मेन कोर फैक्ट यह है कि भारत ने 2 नई रामसर साइट्स को ऐड कर लिया है वर्ल्ड वेटलैंड डे पे। और ये रामसर कन्वेंशन क्या होता है, ये वेटलैंड्स को एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देता है, सुरक्षा देता है। अब ये 2 वेटलैंड्स कौन से हैं, एक ये है और दूसरा ये है, प्लीज दोनों के नाम याद रखिएगा, ये लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं जो इस लिस्ट में ऐड हुई हैं। एक है पटना बर्ड सेंचुरी और दूसरा है छर्री धंध वेटलैंड, ये गुजरात के कच्छ में है और ये ऊपर उत्तर प्रदेश में है। ये 2 रीजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट आपको एरियाज देखने को मिल जाएंगे जिनको अभी वेटलैंड का इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो नाम प्लीज याद रखिएगा। बाकी यहीं पर रामसर कन्वेंशन की बात होती है, तो रामसर कन्वेंशन का ये फोटो तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। रामसर कन्वेंशन एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट है जहां पर दुनिया भर की कंट्रीज ने मिलकर अग्री किया कि भाई हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। 1971 में रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया जाता है, फिर 1975 में ये रामसर कन्वेंशन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसमें जितने भी वेटलैंड हैं उन सबको एक पहचान दी जाती है जो खतरे में है वेटलैंड, है ना। इसी के अंदर में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी आता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आगे पढ़ाऊंगा। मॉन्ट्रियक्स का मतलब होता है कि रामसर साइड में स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है उनको रजिस्टर करना। 1990 के अंदर में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का एक और कॉन्सेप्ट रामसर साइट में शामिल होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन है मॉन्ट्रियक्स स्विट्जरलैंड, यहीं पर इसका डिपार्टमेंट है। तो इसका मेन पर्पस यह है उन वेटलैंड्स के ऊपर ध्यान देना जहां पर इकोलॉजिकली बहुत तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है, लगातार तबाही मचती चली जा रही है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पर भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। तो रामसर साइट, जब हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये रामसर साइट के लिस्ट के बराबर नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग लिस्ट है। ये बेसिक तौर पे उन वेटलैंड्स को पहचान देता है जो वेटलैंड्स बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, समझे। तो भारत के पास में इंडिया ने रामसर साइट को कब ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को 1982 में ज्वाइन किया था। आज 2026 में हम बात करेंगे तो भारत के पास में टोटल 98 रामसर साइट्स हैं। पिछले 10 सालों में 276% से ग्रोथ हुई है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन, सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट जो छोटी है वेबनूर, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। लगभग 20 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। मॉन्ट्रियक्स के अंदर भी 2 रामसर साइट्स आपको नजर आएंगी, केलोदेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमने समझा था। फिर अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जहां पर इलीगल रैट होल माइनिंग के बारे में बात हो रही थी कि भाई मेघालय में रिसेंटली एक एक्सप्लोजन की वजह से जो रैट होल माइनिंग चल रही थी, इस दौरान 18 लोगों की जान चली गई। रैट होल माइनिंग क्या होती है ये मैंने आपको पढ़ाया है। क्या होता है कि पहाड़ों में, स्पेशली मेघालय के अंदर या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोयला छिपा हुआ है, तो वो कोयला निकालने के लिए, खनन करने के लिए गुफाएं बनाते हैं पतली पतली, कितनी छोटी छोटी, इसलिए बोला गया रैट होल माइनिंग। जैसे चूहा बिल बनाता है ना, वैसे यहाँ पर ये होल बनाए जाते हैं ताकि अंदर जाकर गुफाओं में से कोयले को निकाला जा सके। तो ये रैट होल माइनिंग का एक पूरा प्रोसेस है। ये इसी तरीके से काम करता है और आप देख पाओगे इस तरीके से गुफाएं बनाई जाती हैं। बड़े बरोज होते हैं, 4 फीट चौड़े हैं,
गहराई इसकी बहुत ज़्यादा होती है और कई बार बड़े लोग इसमें नहीं जा सकते तो छोटे बच्चों को यहाँ पर भेजा जाता है कि भाई इसमें से कोयला निकाल के लेकर आओ। तो कई बार क्या होता है, ये इनफॉर्मल तरीके से काम हो रहा है। माइनिंग होती है फॉर्मल तरीके से। जब आपने कोई स्ट्रक्चर मान लो बनाया है और आप उसके अंदर होल बनाकर एक केव बनाकर जा रहे हैं कुछ चीज़ माइन करने के लिए, तो आप ऊपर से सपोर्ट देते चलते हैं कि भाई नीचे से गुफा में आप ऊपर से सपोर्ट देते हुए चलेंगे कि भाई ये गिर ना जाए कभी भी। समझ रहे हैं? तो ये एक ऑफिशियल तरीका होता है, एक मतलब बेटर तरीका होता है। लेकिन यहां पर कोई भी इस तरीके से सपोर्ट नहीं दिया जाता। अंदर जाते रहेंगे, खनन करते रहेंगे और उस माइन के गिरने के बहुत बड़े डर रहते हैं, तो कभी भी वो कोलैप्स कर जाता है। ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जान गई है। तो एनजीटी ने रेड होल माइनिंग को बैन कर रखा है, लेकिन आज भी इलीगल तरीके से रेड होल माइनिंग बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपसे पूछ सकता है रेड होल माइनिंग आज सबसे ज़्यादा कहां पर फॉलो की जा रही है, तो याद रखिएगा मेघालय के अंदर में। कहां पर? मेघालय में आज भी सबसे ज़्यादा रेड होल माइनिंग की जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर, जिस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो सरकार है, जैसे सरकार किसानों से एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों को खरीदती है, वैसे ही सरकार जंगल में रहने वाली जनजातीय कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज, जो फॉरेस्ट ड्वेलर जिसको हम बोलते हैं, उनसे भी एक चीज खरीदती है जिसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब एक जंगल में रहने वाली पूरी कम्युनिटी है, लंबे समय से जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनका वो पूरा एरिया है, जंगल बहुत कुछ प्रोवाइड करवाता है उनको, जैसे हनी यानी शहद की बात हो गई, उसके अलावा बैम्बू की बात हो गई, बांस वगैरह हो गया। तो ये जो भी प्रोड्यूस होता है इसको बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में टिम्बर नहीं है, याद रखिएगा। टिम्बर मतलब बहुत बड़ा लकड़ी, मतलब पेड़ की लकड़ी, लकड़ा जो भी कह लो, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर में या घरों के अंदर में, वुडन स्ट्रक्चर में। ऑब्वियस सी बात है वो नहीं खरीदेगी गवर्नमेंट, और वो चीज़ कोई नहीं खरीदेगा, वो इलीगल है। फिर इसका मतलब फिर फॉरेस्ट ड्वेलर जो जंगल में रह रहे हैं वो तो जंगल साफ कर देंगे कुछ समय बाद काट पीट के। तो इसलिए जो ये जंगल प्रोड्यूस करके दे रहा है उसको बेचकर यहां पर ये जीवन चलता है। और सरकार जैसे किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसलों को खरीदती है, वैसे ही इन फॉरेस्ट ड्वेलर से जो गवर्नमेंट है वो क्या खरीदती है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदती है। एक किस पर? एमएसपी पर, यानी अगेन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इनसे एमएफपी खरीदती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से एमएफपी खरीदती है, मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस इनसे परचेज करती है। तो मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्लीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉन टिम्बर, लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे इसमें तेंदू के पत्ते हो गए जिससे बीड़ी वगैरह बनाई जाती है तो वो बिकता है मार्केट में, महुआ हो गया, बैम्बू हो गया, हनी हो गया, तो ये सब बेचते हैं, उससे यहां पर इनका जीवन चलता है। समझ गए? तो गवर्नमेंट परचेज करती है, लेकिन पिछले कुछ समय पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कम परचेज किया है, इसमें ड्रॉप आया है, जिसकी वजह से ये जो कम्युनिटी है ये नुकसान में है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा ज्यादा परचेज करना होगा ताकि इन लोगों का प्रमोशन हो सके, आर्टिकल 46 की सुरक्षा कर सके, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको सुरक्षा मिल सके। क्योंकि जंगल में रहने वाली जितने भी ये समुदाय, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत एक पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, कि हाँ ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इनको प्रॉपर्टीज जो दी गई है, इनके पास में जो जंगल का एरिया है वो कह सकते हैं हेरिटेबल प्रॉपर्टीज है। इनके आगे जो बच्चे होंगे वो बच्चे यहाँ पर आगे प्रॉपर्टी को सर्व करेंगे, उनकी होगी वो। ऐसा इनके पास ये कह सकते हैं पावर नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को, जंगल की प्रॉपर्टी को बेच दें किसी को, प्राइवेट कंपनी को बेच दें, ऐसा कोई भी पावर इनके पास नहीं है। बस खाली ये हेरिटेबल प्रॉपर्टी है कि इनके जो आगे की जनरेशन होगी वो इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही आगे चलाती रहेगी। समझ रहे हैं? तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग सोडियम आयन बैटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम आयन बैटरी एक होती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है, निकेल का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, कॉपर का इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। कॉपर बहुत महंगा है, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट ये अच्छे से जल्दी से मिलता नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में हम सोडियम आयन बैटरी के ऊपर में काम कर सकते हैं, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सोडियम आयन बैटरी में हम क्या करते हैं, Na+ आयन का इस्तेमाल करते हैं। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयंस यानी Li+ आयंस का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम आयन बैटरी में खास बात यह है कि ये 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी, 3000 बार लगातार आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, तो इसकी साइकिल बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे लिथियम की कमी है आज दुनिया में, हर एक कंट्री के पास लिथियम नहीं है, लेकिन सोडियम भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है दुनिया में। सोडियम कहां से मिल जाएगा? समुद्र में प्रेजेंट नमक, सी सॉल्ट, वहां से सोडियम मिल जाएगा।
समझ रहे हैं? तो दुनिया भर में ये सोडियम अवेलेबल है। तो लिथियम आयन बैटरी को लेकर जो आज रिस्क है दुनिया भर में, उस रिस्क को कवर कर सकती हैं ये सोडियम आयन बैटरीज। एक बात ये भी है, जब आप लिथियम आयन बैटरी, मान लो आपने बना ली है बैटरी, आप इसको कहीं पर भेज रहे हैं, किसी प्लांट में भेज रहे हैं कि ताकि फोन में इस्तेमाल होगी, तो लिथियम आयन बैटरी आप जीरो करके नहीं भेजेंगे, उसको थोड़ा सा चार्ज करके भेजेंगे। थोड़ा सा चार्ज करा रहना जरूरी है। आप मोबाइल फोन्स वगैरह आप देख पाते हैं, आता है आपके पास में, चार्ज रहता है। अब चार्ज करके भेजना जरूरी है, लेकिन जब चार्ज करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कई बार ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इस कंपैरिजन में सोडियम आयन बैटरी ज्यादा सेफर है। सेफर इसलिए है क्योंकि आप इसको जीरो वोल्टेज पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जीरो वोल्टेज पे आप इधर से उधर इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इंडिया को अपनी बैटरी स्ट्रेटेजी में दोबारा एक सोच रखनी होगी, नई सोच के हिसाब से काम करना होगा, ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। भारत जो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर में ज़्यादा निर्भर है, हमें सोडियम आयन बैटरीज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। हम सोडियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आज के समय पर, ठीक है। ये लिथियम आयन से ज़्यादा सेफर है। हालांकि जब डेंसिटी की बात आएगी, पावर की बात आएगी, तो लिथियम आयन बैटरीज ज़्यादा पावरफुल होती हैं। स्पेशली लिथियम आयरन फॉस्फेट की बात करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल मतलब ये नहीं कि सोडियम आयन टक्कर नहीं देगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, थोड़े नए प्रकार से इनोवेशन करने की ज़रूरत है, जिससे सोडियम आयन बैटरीज भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, समझे। तो सोडियम आयन बैटरीज जब यहां पर मजबूत होंगी, तो इसके लिए मैंने बताया ना कि इसमें नए प्रकार के इनोवेशन करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंडिंग की ज़रूरत है। तो मैसेज यही है कि भाई अपने बैटरी स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करो। आप डाइवर्सिफिकेशन की ज़्यादा बात करते हैं, तो बैटरी को भी डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, जिससे लिथियम पे डिपेंडेंट ना होकर सोडियम आयन बैटरीज पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज का डोमिनेंस जब आप देख पाओगे तो डोमिनेंस बढ़ता चले जा रहा है। प्रॉब्लम यह है, लिथियम कम दुनिया के पास है, कोबाल्ट बहुत कम मिलता है, निकेल बहुत कम मिलता है। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इन सब चीज़ों की कमी है, और इसी से लिथियम आयन बैटरी बनती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए सोडियम आयन बैटरीज ज़्यादा बेटर मानी गई हैं, क्योंकि सोडियम आयन बैटरीज में सोडियम इस्तेमाल हो रहा है, और वो सोडियम कहाँ से आ रहा है? सी सॉल्ट से आ रहा है, सोडा एच से आ रहा है, भरपूर मात्रा में है, सस्ता है, जोग्राफिकली सब जगह मिल जाएगा, और ये बेटर इनिशिएटिव है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी सब कुछ समझ में आ चुका है। तो आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन, यानी कि पिछले पूरे सप्ताह का जो एनालिसिस है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, और आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया है, चीज़ों को रिकॉल किया है। वीडियो रिकॉर्डेड है दोस्तों। क्या हुआ है ना, अभी धीरे धीरे, मतलब पिछला जो सप्ताह है वो मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा है, मतलब मैं भी उतना ज़्यादा अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाया हूँ, है ना, ये आपने देखा होगा। रीज़न ये है, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे थोड़े बहुत रहते हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, और खासकर जो माइग्रेन का पेन होता है ना सर में, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा विकट होता है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक होता है। जिसको होता है वो यहाँ पर समझेगा कि हाँ माइग्रेन वाला पेन क्या है ना। तो कई बार, मतलब जैसे आपने देखा होगा परसों के लेक्चर में बहुत डिले से लेक्चर हुआ, फिर मतलब कई बार स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा हेल्थ मेरा ख़राब रहता है। तो सिचुएशन वापस से रिजॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें सही होती हैं, मैं आपके सामने वापस से पूरे एनर्जी के साथ में, है ना, और पूरा एक्टिव होकर सेशन को कंडक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी कल, अभी यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर मुझे बताते भी हैं, जो बजट को लेकर एक सेशन है हमारा, वो एक छोटा सेकंड पार्ट रह गया है ना। देखो मुझे याद है ये बात मुझे याद है कि सेकंड पार्ट रह गया है। वो सेकंड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली कल, और कल नहीं तो परसों आपको वो मिल जाएगा, सेकंड पार्ट बजट का, जिसको जो मैंने बहुत डिटेल से तैयार किया हुआ है, मैंने बहुत डिटेल से बाकी सारे सेक्शन समझाए हुए हैं। बजट का पहला पार्ट तो अपलोड हुआ है, लेकिन वो जो पहला पार्ट है वो सबसे मेन पार्ट है, प्लीज़ याद रखिएगा, उस वाले पार्ट को जरूर से देख लेना, वो अपलोड है। अब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, स्कीम में कितना खर्चा किया गया है, इस स्कीम में कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वो उसमें स्टैटिक पार्ट के ऊपर में मैं फोकस करने वाला हूँ, वो कर लेंगे आराम से, ठीक है, डोंट वरी। बाकी सेशन को अभी हम लोग करते हैं समाप्त। मेरे हिसाब से हमने रिकॉल किया है चीज़ों को, आप भी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और जब मैं आपको सेशन पढ़ाई करूँ तो पहले से कोशिश क्या करो कि हाँ इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें थी, उस आर्टिकल में ये सब चीज़ें थी, तो खुद से रिकॉल करने की कोशिश किया करो। तो आज का सेशन समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।